Hello friends, this is part 5 of the chapter Matter in Our Surroundings, and in this video we are going to study the topic change of state of matter with effect of pressure and evaporation. So in our previous video also we studied the change of state of matter using different other properties. Fine. So what we studied was that matter can change from one form to another form, that is from solid to liquid and to gases. And this phenomenon that it is known as the interconversion of states of matter. Fine. So what we studied is that the interconversion of states, the physical state of matter, it can be changed when we change the temperature of the system or when we change the pressure of the system. So by changing the temperature, we have already discussed that when we change the temperature, we have different effects which are, for example, we studied the boiling point, the melting point, freezing. These are all under the category when we change the temperature of the system. Now, when we change the pressure of the system, we can change gases to liquid. So, this is known as the change of state of matter when we change the pressure of the system. For example, if we consider solids, in solids we already know that the particles of solid, they are very close to each other. These particles are very close to each other. So when we studied the properties of solids, liquids and gases, what we said that there is no effect of pressure on solids. Find that solids are non-compressible. They cannot be compressed much because यहाँ पे इनकी जो spaces है वो क्या है, बहुत कम है. तो ये जो spaces कम है उसकी वजह से जो compression है उसको ये particles allow नहीं करते. अगर हम बाय चांस फिर भी प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये जो शेप है जो सॉलिड का वो क्या हो जाता है, डीफॉर्म हो जाता है एंड इट फाइनली ब्रेक्स. तो इसलिए सॉलिड्स के केस में प्रेशर का इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि उनके बीच में स्पेसेस नहीं. सिमिलरली अगर हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज की बात करें तो लिक्विड्स में भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतने ज्यादा कोई स्पेसेस नहीं होते हैं. सो लिक्विड्स आर आल्सो नॉन कंप्रेसिबल. दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज उनके पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेसेस कम होते हैं. लेकिन अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड व्हेन वी लोअर द टेम्परेचर. तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस. तो लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है कि हम गैसेस की जो स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं टू लिक्विड जब हम उसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं और हम उसके टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं. अब टेम्परेचर को क्यों रिड्यूस कर देते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे. फाइन. तो अभी क्या हो रहा है, जब हम किसी भी गैस के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल्स हैं गैसेस के वो क्या है, उनके बीच में स्पेसेस बहुत ज्यादा है. तो जब ये स्पेसेस बहुत ज्यादा हैं तो पार्टिकल्स के पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं. एक टोटल डिसऑर्डर है उस उन गैसेस में. और पार्टिकल्स क्या है, दे आर फार अपार्ट. जब हम उनको कंप्रेस करते हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. व्हाई? बिकॉज जो डिसऑर्डर है वो थोड़ा सा क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है. वो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं. जब वो क्लोज आते हैं तो उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं वो इंक्रीज होती है एंड द पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर. फिर अगर हम उसको फर्दर कूल करते हैं तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड्स आल्सो. तो जो सॉलिड है और पार्टिकल्स जब पास में आ गए तो जो अरेंजमेंट है वो क्या हो गया, और भी ज्यादा ऑर्डर्ड अरेंजमेंट हो गया. ठीक है. तो पार्टिकल्स को अब कंप्रेस होने के बाद उनको मूवमेंट ज्यादा करने की जरूरत, जगह नहीं मिली है, तो वो क्या कर रहे हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर पोजीशन ओनली. वो अपनी पोजीशन पर ही वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं. सो दे बिकम लिक्विड सॉलिड्स. तो अभी इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं गैसेस के ऊपर तो जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर. जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं एंड गैस इट गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड. ठीक है. तो जैसे ही हाई प्रेशर अप्लाई हुआ तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होने लग गया, कम. एंड जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले उनके बीच में नहीं थी क्योंकि पार्टिकल्स दूर थे, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गए, इंक्रीज हो गए एंड द पार्टिकल्स, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट. तो अभी यहाँ पे क्या हुआ, जब हमने गैस के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड के. बट वन थिंग शुड बी केप्ट इन माइंड, दैट इज
whenever change in state takes place, the mass of the system does not change. ठीक है, अगर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, गैसियस स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन जो मास है उस गैस का वो वो चेंज नहीं हो रहा है जब हम उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हम पार्टिकल्स गैसेस के जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं तो दो पार्टिकल्स दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, इन पार्टिकल्स के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये इंडिपेंडेंटली मूव कर देते हैं, रैंडमली मूव करते हैं हर डायरेक्शन में, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गैसेस के बारे में। तो उनके बीच में स्पेसिस क्या है, बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, नेग्लिजिबल है। तो इस ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्ट गैसेस की, जिनकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। फाइन, तो जब हम गैसेस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्लोज आना शुरू कर देते हैं। तो व्हेन दीज पार्टिकल्स आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर, व्हेन वी आर अप्लाइंग प्रेशर, जब ये क्लोज आएंगे तो इनके बीच में ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो क्या होने लग जाएंगी, इंक्रीज होने लग जाएंगी। और जो स्पेस है दोनों इन पार्टिकल्स के बीच में, वो स्पेस क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे हम प्रेशर को अप्लाई करते जाएंगे। तो जब हम किसी भी चीज के ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस केस में बहुत ज्यादा हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है। अब हम एक सिस्टम पे जब प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं तो उस सिस्टम में हीट क्या जनरेट होगी, हीट इवॉल्व होगी उस सिस्टम में। तो ये जो हीट है वो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, उनको मूवमेंट के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम हाई प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं गैस को कंप्रेस करने के लिए, इसलिए हम बाहर से उस टेम्परेचर को क्या रखते हैं, लो करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि व्हेन हाई प्रेशर इज अप्लाइड एंड द टेम्परेचर इज केप्ट लो। तो टेम्परेचर क्यों हम लो रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रही है, जनरेट इवॉल्व हो रही है। तो हम हमारी तरफ से उस टेम्परेचर को लो रखते हैं ताकि वो जो हीट रिलीज हो रही है उसको ओवरकम कर सके। फाइन, नाउ एज जैसे ही पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देते हैं। फाइन, दे गेट क्लोजली पैक्ड एट अ सर्टेन हाई टेम्परेचर। और उस स्टेज पे क्या होता है, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, बॉन्ड बॉन्ड हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है एंड दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। हाँ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, जैसे हमारे पास सिलेंडर है, ये जो एलपीजी सिलेंडर हम लोग घर में यूज करते हैं, इसमें क्या होती है, जो पेट्रोलियम गैस है उसको कंप्रेस करके छोटे वॉल्यूम में रखा जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर हम हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू liquid and then we pack it into these cylinders and we use it as a fuel to cook our food. ठीक है, सिमिलरली अगर हम ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन गैस या हीलियम गैस इनकी बात करें तो इनको भी हम कंप्रेस करके स्मॉल वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास जो लिक्विफाइड ऑक्सीजन है उसको हम मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं या इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी यूज करते हैं। तो ये सब हम कब करें, जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और हम टेम्परेचर को लो रखते हैं। तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। अगर हम और ज्यादा प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड। ठीक है, जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंसीडर करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है अगर हम उसको हाई प्रेशर में रखें। ठीक है, तो वो उस सॉलिड जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। अब ये जो ड्राई आइस है इसको हम यूज करते हैं फॉर स्टोरिंग फूड, डीप फ्रीजर्स में इसको हम यूज करते हैं ताकि जो हमारा फूड है या जो आइसक्रीम है वो सब क्या रहे, कोल्ड रहे। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि सपोज यहाँ पे इन सारे केसेस में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे सब सारी जगह प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर को हमने क्या रखा है, लो रखा है। तो ये सारी चीजें इस कंडीशन पे हो रही है। बट अगर हम कंडीशन को रिवर्स करते हैं, जैसे सपोज अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर दें, ठीक है, अगर हम किसी सिस्टम में प्रेशर को डिक्रीज कर दें और यहाँ पे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर हम
प्रेशर को डिक्रीज करता है। सपोज अगर हम यहाँ पे ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम ड्राई आइस का एक स्लैब लेते हैं और हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अंडर नॉर्मल कंडीशंस अगर हम उसे रख देते हैं, सो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो दिस इज एन एग्जांपल जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रेशर को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले रहे हैं और टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है हम उसे बाहर रख रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उस केस में ये भी कन्वर्जन हो सकता है कि हम क्या कर रहे हैं, उस केस में जो सॉलिड है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली गैस में, विद द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू एग्जांपल जहाँ पे हम प्रेशर को इंक्रीज या प्रेशर को डिक्रीज करके हम किसी भी मैटर का जो स्टेट है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। फाइन, सो द नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू स्टडी इज द इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन क्या होती है कि हमने डेली बेसिस पे क्या देखा है, जैसे हमारे कोई गीले कपड़े अगर हम उनको बाहर एयर में ड्राई करने के लिए रख देते हैं तो वो कुछ देर में ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, इवेपोरेशन की वजह से। या फिर हम कोई दूसरा एग्जांपल लें कि जैसे कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, वो भी हमें कैसे हमें मिलता है, जब हम सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो वहां से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है कि हम जब भी हम किसी भी लिक्विड को एयर में एक्सपोज करते हैं, हम अगर किसी भी लिक्विड को एयर में रख देते हैं तो उसका वॉल्यूम धीरे धीरे आप देखोगे डिक्रीज होने लग जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कुछ जो लिक्विड है, जो कि यहाँ पे सरफेस के ऊपर जो लिक्विड है वो क्या करता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे एयर में गैसेस के साथ मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, इवेपोरेशन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ पे उसको बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं लेके जाते, जैसे हर जब हम बॉइलिंग डिस्कस करते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि वो बॉइलिंग पॉइंट तक जाता है एंड देन वो टेम्परेचर मेंटेन करता है एंड देन बॉइलिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन के केस में जो लिक्विड है वो वेपर्स में ही कन्वर्ट होता है, लेकिन अपने बॉइलिंग पॉइंट से बहुत नीचे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन क्या है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये जो लिक्विड जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज जो हमें याद रखनी है कि किसी भी टेम्परेचर पे जब इवेपोरेशन होती है तो क्या मॉलिक्यूल्स जो हैं उनको क्या प्रोवाइड करनी पड़ती है हमको, एनर्जी, ताकि उनके बीच का ये जो बॉन्ड है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस हैं, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस टूट जाए। तो हमें उनको क्या प्रोवाइड करना पड़ता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन क्या है, प्रोसेस जिससे लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये होता कैसे, अब कोई भी जब हम लिक्विड कंसीडर करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इन पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब लिक्विड उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट तक वो रीच नहीं होता है, तब भी क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या है, मूव तो करते रहते हैं, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ी कम है, तो ये जब मूव करते रहते हैं तो इन पार्टिकल्स के पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स के पास, तो कुछ पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं उनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि वो इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उन सरफेस से एस्केप कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो जैसे सपोज ये वाले जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इनके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी है कि ये बॉन्ड को ब्रेक कर सके, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं किसी भी लिक्विड के, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली एस्केप करते रहते हैं फ्रॉम लिक्विड, ताकि वो वेपर्स बन सके। ठीक है, लेकिन जो बॉइलिंग है और जो इवेपोरेशन है, इन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस हैं। अब क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन दो अलग अलग प्रोसेस है। जो बॉइलिंग का प्रोसेस है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड यू कैन सी द वीडियो बॉइलिंग है।
मेल्टिंग पॉइंट, जिसमें हमने सारे चेंजेस डिस्कस किए हैं। तो अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या है और इवापोरेशन क्या है? इवापोरेशन क्या है? एक नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें कोई भी अलग से चीज को हम प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, नेचुरली होती है, जिसमें लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस। जैसे अगर सपोज हम एक ग्लास में पानी भर के बाहर रख दें काफी टाइम तक, तो वो धीरे धीरे इवापोरेट होने लग जाता है। ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट एक अननेचुरल प्रोसेस, ये नेचुरल नहीं है। इसमें हम खुद हीट को प्रोवाइड करते हैं। जब हम वो हीट प्रोवाइड करते हैं, तो वो कंटिन्यूअस जो हीटिंग है उसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर्स। ठीक है। सेकंड क्या है कि इवेपोरेशन, हमने क्या बोला कि ये एक सरफेस फिनोमिना है, कि सरफेस के ऊपर जो पार्टिकल सरफेस के ऊपर है वो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी से कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी उतनी है। ठीक है, तो इट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड बीइंग हीटेड। लेकिन बॉइलिंग क्या होता है? जब हम बॉइलिंग के लिए कोई भी लिक्विड को रखते हैं, तो उसके जो एंटायर मास है उस लिक्विड का, उन सब मॉलिक्यूल्स के पास में इक्वल अमाउंट ऑफ हीट पहुंचती है। तो इक्वल अमाउंट हीट जब पहुंची है, तो बॉइलिंग पूरे के पूरे मास में होती है। ठीक है। थर्ड क्या है कि जब हम इवेपोरेशन की बात करते हैं, तो उसमें कोई भी बबल्स नहीं आते। ठीक है, जब आप इवेपोरेशन की बात कर रहे हो तो वहां पे बबल्स आपको देखने को नहीं, लेकिन जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग की बात कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास जो बबल्स हैं वो विजिबल होते हैं। ठीक है। इवेपोरेशन क्या है? एक स्लो प्रोसेस है, इसको टाइम लगता है होने में। ठीक है, अगर हम उसको बॉइलिंग से कंपेयर करें। लेकिन बॉइलिंग क्या है? एक क्विक प्रोसेस है, क्योंकि उसमें हम बाहर से हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत ही जल्दी हो जाता है। ठीक है। तो अभी क्या है, हमने यहाँ पे देख लिया कि इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है। अब हमें क्या देखना है कि जो इवेपोरेशन है उसको ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या है इवेपोरेशन के, कि कैसे इवेपोरेशन कभी इंक्रीज हो सकता है या इवेपोरेशन डिक्रीज हो सकता है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। जो पहला फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है वो क्या है? टेम्परेचर। ठीक है। इवेपोरेशन कब होता है? जब थोड़ी सी पार्टिकल्स को क्या मिलेगी? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, अगर पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो बहुत और ज्यादा जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे वेपर्स में। ठीक है। तो टेम्परेचर अगर ज्यादा है, तो हीट ज्यादा मिलेगी पार्टिकल्स को, तो वो ज्यादा जल्दी से इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज बाय हीटिंग, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं, हीटिंग अगर इंक्रीज हो जाती है, तो पार्टिकल्स को और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलती है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट पे रीच हो गया है, तो उस केस में तो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। उस केस में जो बॉइलिंग है और इवेपोरेशन है वो क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस केस में हीट प्रोवाइड हो रही है, तो पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। तो जो फर्स्ट फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है, दैट इज द टेम्परेचर। ठीक है। नाउ सेकंड फैक्टर की अगर हम बात करें, तो सेकंड फैक्टर क्या है? सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर सपोज यहाँ पे हमने एक ग्लास में कुछ लिक्विड लिया हुआ है और यहाँ पे एक ये फ्लैट डिश है जिसमें हमने लिक्विड लिया हुआ है, तो क्योंकि इस डिश की, ये स्पैन की जो सरफेस एरिया है वो क्या है? ज्यादा है, तो इसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो जब ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ सरफेस पे होंगे, तो उनको ज्यादा चांस मिलेगा कि वो इस सरफेस को लीव कर सके और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो सके। तो इसका मतलब है कि जब सरफेस एरिया किसी चीज का ज्यादा है, तो उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। जैसे सपोज अगर हम हमारे डेली लाइफ की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं? जो हमारे धुले कपड़े होते हैं उनको जो हमें ड्राई करना होता है, तो हम क्या करते हैं? हम उनको प्रॉपरली स्प्रेड करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली स्प्रेड करके हम उनको ड्राई करने के लिए लगाते हैं। तो उनको उसका हमने क्या किया? सरफेस एरिया को हमने उसके इंक्रीज कर दिया, ताकि जो भी हमारे कपड़े हैं वो क्या है? जल्दी से सूख जाए।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पार्टिकल्स को ज्यादा चांस मिल रहा है कि वो एस्केप कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा फैक्टर क्या हो गया, टेम्परेचर, और सेकेंड हमारा फैक्टर क्या हो गया, सरफेस एरिया। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है वो क्या है, ह्यूमिडिटी। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ह्यूमिडिटी एक्चुअल में होती क्या है। तो ह्यूमिडिटी क्या है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है जो प्रेजेंट है एयर में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी से क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन का, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी लो है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वाटर क्या करेगा, और जल्दी से जल्दी वो इवेपोरेट करेगा। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में से स्वेट है या क्लोथ्स जो है वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं अगर ह्यूमिडिटी लो है। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी क्या हो जाएगा, लो, क्योंकि वाटर क्या होता है, धीरे धीरे उस केस में धीरे धीरे से इवेपोरेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे जो वेट क्लोथ्स हैं वो क्या करते हैं, उनको ज्यादा टाइम लगता है ड्राई होने के लिए अगर ह्यूमिडिटी क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी कम है तो जो हमारे क्लोथ्स हैं वो बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। राइट, तो नेक्स्ट, तो थर्ड जो हमारा फैक्टर हो गया वो क्या है, इवेपोरेशन को जो इफेक्ट करता है, दैट इज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्या आती है, विंड की स्पीड। ठीक है, अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, विंड की स्पीड से क्या होता है, जो जब विंड मूव करती है तो पार्टिकल्स और वाटर वेपर भी उसके साथ मूव करते हैं। ठीक है, तो जब वो पार्टिकल्स वाटर वेपर के मूव कर रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द सराउंडिंग्स। अब वाटर वेपर्स का जब अमाउंट डिक्रीज हो गया है तो वहां पे हमारे जो क्लोथ्स हैं वो क्या होंगे, जल्दी ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, अगर वाटर वेपर्स कहीं पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, अगर कहीं पे वाटर वेपर प्रेजेंट है तो वहां पे ड्राई होना किसी भी चीज का क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जब विंड मूव कर रही है तो वो वाटर वेपर्स के पार्टिकल्स को भी अपने साथ में मूव कर रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो हमारे वॉश वेट क्लोथ्स हैं वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, तो जो फैक्टर्स थे इवेपोरेशन को जो अफेक्ट करते हैं वो क्या क्या है, फर्स्ट इज टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इवेपोरेशन भी इंक्रीज होगी। सेकंड क्या था, सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज होगी। थर्ड इज ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो इजीली इवेपोरेशन को नहीं होने देते। फोर्थ इज द विंड स्पीड। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो इवेपोरेशन भी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे वाटर वेपर के पार्टिकल्स क्या होंगे, कम। सो लेट अस जस्ट सी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. Okay, by far we have done this chapter we have done in 5 parts. So let us take the first question. So the first question is that why does our palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? कि जब हम हमारे हाथ के ऊपर कोई परफ्यूम रखते हैं, पेट्रोल रखते हैं या एसीटोन रखते हैं तो हमारा हाथ ठंडा हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? तो आंसर क्या है इसका, कि ये जो एसीटोन है या हम पेट्रोल की बात करें या परफ्यूम की बात करें, ये सब क्या होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड। अब वॉलेटाइल लिक्विड का क्या मतलब होता है, जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, अपना जो स्टेट है, अब ये सब क्या है, लिक्विड है, तो ये जल्दी से लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनको लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना है तो इनको क्या चाहिए, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो इनको कहाँ से मिलती है, हमारे पाम से। ठीक है, तो जब हमारे हाथ पाम से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको मिल गई तो हमारे हाथ पाम ने क्या किया, हीट को लूज कर दिया एंड एंड इट फील्स कोल्ड। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड है, जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं, दे नीड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. Fine. So the second question is, arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles. So these are the following substances, water, sugar and oxygen, and we have to arrange them in order of their increasing order of their forces of attraction between the particles.
जब हम वाटर, शुगर और ऑक्सीजन को अरेंज कर रहे हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो कैसे अरेंज करेंगे हम इनको? सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें होगी? शुगर में। क्यों होगी शुगर में? क्योंकि शुगर क्या है? सॉलिड है। ठीक है, शुगर इज अ सॉलिड। तो और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये सॉलिड है, इनके पार्टिकल्स क्या होंगे? बहुत ज्यादा क्लोज होंगे। तो शुगर क्या है? एक सॉलिड है जिसके पार्टिकल्स क्या है? बहुत ज्यादा क्लोज है। दे आर वेरी टाइटली पैक्ड। तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, फिर उससे कम किसमें होगा? वाटर में, क्योंकि वाटर क्या है? लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स क्या होती है? थोड़ी सी कम होती है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच में स्पेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। और ऑक्सीजन क्या है? इट इज अ गैस। ठीक है, तो जब हम गैस को लेते हैं तो गैस के केस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? far apart होते हैं। When they are far apart, so the force of attraction is very low between them. ठीक है, तो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे कम होगा ऑक्सीजन में, फिर वाटर में, एंड देन शुगर। So the third question is, for any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? कि जब हम change of state करते हैं, for example अगर हम solid से liquid कर रहे हैं या हम liquid से gas में convert कर रहे हैं, ठीक है, इन केस में क्या होता है? जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जब तक चेंज ऑफ स्टेट होता नहीं है तब। तो उसका आंसर क्या है? कि जब हम हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, जो भी हम हीट सप्लाई करते हैं, जैसे अगर सपोज हमें आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वाटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो उस केस में जब हम आइस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो जो हीट है वो क्या, कहाँ यूज हो जाती है? टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। जब वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करते हैं तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है तो वहां पे टेम्परेचर में भी राइज नहीं होता है। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर? तो यहाँ पे क्या है, जो ये 273 केल्विन है, जब हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि 273 केल्विन किसके इक्वल होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर हम आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पे या 273 केल्विन पे लेते हैं तो वो ज्यादा कूलिंग करता है देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, अगर वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस भी है तो आइस ज्यादा कूल करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि व्हाट वी नो इज कि आइस को लेटेंट हीट चाहिए होती है। कितनी लेटेंट हीट चाहिए होती है? 3.34 इंटू 10 to the power 5। तो अगर हमने किसी चीज को ठंडा करना है, कूल करना है, और हम उसमें आइस डालते हैं तो वो उस सब्सटेंस से 3.34 इंटू 10 to the power 5 लेटेंट हीट जो है उसको क्या ले लेता है। ठीक है, तो जब सब्सटेंस उसको वो लेटेंट हीट प्रोवाइड कर देती है तो वो जो सब्सटेंस है वो ज्यादा जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे हाथ पे अगर हम वाटर की बात करें या हम किसी सब्सटेंस के ऊपर वाटर डालते हैं तो वाटर को तो इतनी लेटेंट हीट चाहिए ही नहीं। ठीक है, वाटर को इतना लेटेंट हीट नहीं चाहिए, तो जब उसको इतना लेटेंट हीट नहीं चाहिए तो वो सब्सटेंस को उतना ज्यादा कूल नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, उतनी उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए है अपने फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। लेकिन यहाँ आइस को उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए इतने जूल्स पर केजी हीट एनर्जी चाहिए। Fine. So these were the few questions related to the chapter. For more such videos, like, subscribe and share to the channel.